इंदौर नाम का एक गांव में भूपिंदर नाम का एक आदमी था। भूपिंदर बांस से तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचता था। भूपिंदर का एक बेटा भी था, सुरेंद्र। सुरेंद्र उसके पापा को हर रोज खिलौने बनाते हुए देखता था। क्यों बेटा सुरेंद्र, तुम रोज यहीं पर बैठकर मुझे देख रहे हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे पापा, स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसा बैम्बू से खिलौना बनाने सीख लिया तो हमारे कारोबार बढ़ सकता है, सोच लो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। आओ, तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। ऐसा भूपिंदर ने सुरेंद्र को पूरा काम सिखा देता है। फिर एक दिन सुरेंद्र ने बोला, अरे पापा, तुम कितने साल यही खिलौने बनाओगे? क्यों ना हम कुछ बड़ी अच्छी गाड़ी बनाएं, जिससे हमारा कमाई भी बढ़ जाए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बांस का ऑटो बनाकर यात्रियों को लेके जाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक ऐसा सोचकर दोनों बाप बेटे मिलकर 2 दिन में एक बांस का ऑटो बना देते हैं और उसको गांव के ऑटो स्टैंड पर लेके जाते हैं। वहां पर ऑटो को खड़ा करके चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, आओ, नया बांस का बनाया हुआ मैजिकल ऑटो, इस पर चढ़ो और मजा लो। आओ आओ, जल्दी आओ। ऐसा बोलते ही वहां पर सभी ऑटो ड्राइवर्स हंसने लगे। बड़ा आया बांस का ऑटो वाला, क्या ये चलेगी या धक्का मारना पड़ेगा? ये सब सुनकर कोई भी यात्री उस बांस के ऑटो पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ही 1 महीना हो गया। फिर एक दिन एक स्वामी जी ऑटो स्टैंड पर आए। बेटा, मुझे कोई भी बगल के गांव में मंदिर तक छोड़ देंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। स्वामी जी के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या है आपके पास? आशीर्वाद। स्वामी जी, आप एक काम करो, आप पैदल ही निकल जाइए, कल तक पहुंच जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर भूपिंदर ने ऐसा बोला, स्वामी जी, मेरे बैम्बू ऑटो में चढ़िए, मैं आपको वहां पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई भी यात्री इस पर अभी तक नहीं चढ़े। क्या अभी तक एक भी यात्री नहीं चढ़े? तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी ही तुम्हारे ऑटो का महत्व पूरा गांव जान लेगी। जब स्वामी जी को भूपिंदर ने छोड़ दिया तो स्वामी जी आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन कुछ ही दिन में एक बड़ी बारिश और तूफान की वजह से पूरा गांव डूब जाता है। सारे लोग घरों के ऊपर चढ़कर सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन भूपिंदर का ऑटो बैम्बू ऑटो होने की वजह से वह डूबी नहीं। तुरंत भूपिंदर और सुरेंद्र ऑटो में जाकर सारे लोगों को एक एक करके सबको सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा बच्चों को और बुजुर्गों को भी बचा लेते हैं। दोनों की सहायता के लिए सारे लोग धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद उसका बैम्बू ऑटो बहुत फेमस हो जाती है और सभी लोग उस पे ही सवारी करने लगे। एक गांव में कमलू नाम का एक किसान अपनी पत्नी विमला और बेटे झुमरू के साथ रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, जिनकी मदद से वो खेती किया करता था। उसका बेटा झुमरू स्कूल में पढ़ने जाता था। झुमरू बहुत ही होशियार था। उसे बांस के तरह तरह के खिलौने बनाना बहुत अच्छा लगता था। माँ माँ, देखो मैंने कितने अच्छे खिलौने बनाए हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर हैं। चलो जाओ, अब अंदर जाकर कुछ खाना खा लो। ठीक है माँ। कमलू और उसका परिवार बड़े खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक उस गांव में पशुओं की एक बीमारी फैल गई, जिससे गांव के सभी पशु मरने लगे। इसी बीमारी में कमलू के दोनों बैलों ने भी अपनी जान गंवा दी। कमलू बहुत दुखी हुआ। हीरा मोती, तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा? कमलू ने अपने बैलों को बड़े ही सम्मान के साथ जमीन में दफन कर दिया और दुखी मन से अपने घर आया।
कमलू को दुखी देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। काश मेरे पास भी एक ट्रैक्टर होता जिससे मैं खेती कर पाता। तभी वहाँ पर झुमरू दौड़ा दौड़ा आता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, देखिए ना, मैंने बांस का ट्रैक्टर बनाया है। एकदम असली जैसा दिखता है ना? अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर बनाया है। ये तो एकदम असली की तरह दिख रहा है। पिताजी, हमारे स्कूल में ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। मैं इस ट्रैक्टर को वहीं लेकर जा रहा हूँ। और झुमरू अपने ट्रैक्टर को उसके स्कूल में होने वाली विज्ञान प्रतियोगिता में रखता है। वहाँ सभी उसके ट्रैक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बनाए हुए इस ट्रैक्टर के मॉडल को एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के मालिक देखते हैं और वो झुमरू के बनाए गए बांस के ट्रैक्टर मॉडल की बहुत तारीफ करते हैं। वो झुमरू की कला से इतने प्रभावित होते हैं कि झुमरू के परिवार के लिए एक नया ट्रैक्टर भेंट करते हैं। कंपनी का मैनेजर ट्रैक्टर लेकर झुमरू के घर आता है। साहब, आप कौन हैं? और ये ट्रैक्टर? क्या झुमरू यहीं रहता है? हाँ जी साहब, वो मेरा बेटा है। बात क्या है साहब? देखो, तुम्हारे बेटे के बनाए ट्रैक्टर के मॉडल से हमारे मालिक बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने इनाम स्वरूप ये नया ट्रैक्टर आपको भेंट दिया है। क्या सच? ये ट्रैक्टर मेरा है? हाँ हाँ, ये ट्रैक्टर आपका ही है। कहाँ है झुमरू? तभी झुमरू घर से बाहर निकलता है। उसके पिता उसे सारी बात बताते हैं। झुमरू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता से कहता है, बाबा, देखा आपने, मेरी मेहनत कामयाब हुई। मैंने कहा था ना, मेरा ट्रैक्टर जादुई ट्रैक्टर साबित होगा। बांस की गन्ने का रस निकालने वाली मशीन। कासना गांव में गन्ने की खूब पैदावार हुआ करती थी। वहाँ के गन्ने बहुत रसीले और मीठे थे। वहाँ के लोग गन्ने की फसल होने पर उसका रस निकालकर उससे गुड़ और शक्कर बनाया करते थे। गांव के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी। वो थी गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, जो कि गांव में सिर्फ मेहुल चौधरी के पास थी। और फसल कटने के समय लोग मेहुल चौधरी के पास जाकर उसकी मशीन में गन्ने का रस निकाला करते थे, जिसके बदले वो लोगों से पैसे लिया करता था। गांव में गन्ने की पैदावार बढ़ने के कारण मेहुल चौधरी का लालच बढ़ता ही चला गया और उसने लोगों से गन्ने का रस निकालने के ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए। एक साल फसल कटने के बाद सभी गांव वाले मिलकर मेहुल चौधरी के पास गए। सभी लोगों को इकट्ठा देख मेहुल चौधरी ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है, सब लोग क्यों आए हो यहाँ पे? गन्ने लेकर नहीं आए? रस नहीं निकलवाना है क्या? अरे चौधरी साहब, हम पे कुछ तरस खाइए और गन्ने के रस निकालने के पैसे कुछ कम कर दीजिए। हम गरीबों का कुछ ख्याल कीजिए। हाँ हाँ चौधरी जी, आप खुद ही देखिए, कमाई के आधे पैसे तो हम आपको दे देते हैं। आप बताइए, आजकल की महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं भी तो वही कहता हूँ, महंगाई के दौर में डीजल का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेरे लिए भी तो खर्चे निकालने मुश्किल है ना। तभी तो मैंने गन्ने का रस निकालने के पैसे बढ़ा दिए हैं। तुम लोग भी अपने गुड़ शक्कर के दाम बढ़ा दो, इसमें क्या है। गांव वालों की बातों का मेहुल चौधरी पर कोई असर नहीं होता। गांव वाले अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते हैं और गांव में इकट्ठा होकर इस बारे में बात करने लगते हैं। उसी गांव में श्याम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। गांव वालों को ऐसे उदास देखकर उसने कहा, अरे चाचा, मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर देखिए मैं आपकी समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे छोड़ो श्याम बेटा, तुम क्या हल निकालोगे? चाचा, मुझे 2 दिन का टाइम तो दीजिए, फिर देखिए आप। ठीक है बेटा, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, वरना हमें फिर मेहुल चौधरी के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। श्याम सिंह अगले ही दिन जंगल जाकर बहुत सारे बांस काट कर लाता है और वो उन्हीं बांसों से अपने खेत में गन्ने का रस निकालने की मशीन तैयार कर देता है। मशीन तैयार करने के बाद वो गांव में वापस आता है और सभी गांव वालों को अपने खेत में चलने को कहता है। सभी गांव वाले श्याम सिंह के खेत में जाते हैं। सरपंच जी, ये देखिए गन्ने का रस निकालने की मशीन। गांव के सरपंच और बाकी लोग उस मशीन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सरपंच हंसते हुए कहता है, अरे बेटा, मशीन तो ठीक है, लेकिन गन्ने का रस निकालेंगे कैसे? ये चलेगी कैसे?
सरपंच की ये बात सुनकर श्याम सिंह मुस्कुराने लगता है और अपने बैलों को एक बांस के डंडे से मशीन के साथ बांध देता है और उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है। बैलों के घूमते ही मशीन चलने लगती है। श्याम सिंह उसमें गन्ने डालता है और उस मशीन से ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस निकलना शुरू होता है। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब श्याम सिंह गांव वालों की मदद से गांव में 4 वैसे ही गन्ने का रस निकालने की मशीनें लगा देता है। और इधर मेहुल चौधरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी गन्ने का रस निकालने नहीं आता और उसकी मशीनें जंग खाकर गल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं किसी की परिस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। रामनगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत अमीर थे। रामू अपने सभी साथियों को अपने पिताजी के लाए हुए खिलौनों को दिखा दिखा कर चिढ़ाता था। अरे रामू, आज तू क्या लाया है? अरे अरे अरे, सब लोग दूर से ही देखो, मेरे हेलीकॉप्टर को छूना मत। हाँ, मेरे पिताजी ने इसे विदेश से मंगवाया है, बहुत महंगा है। अभी उड़ाकर दिखाता हूँ तुम सबको। रामू जैसे ही उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है, वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर सभी बच्चे रामू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, रामू का हेलीकॉप्टर टूट गया, नीचे गिर गया। बहुत महंगा है ना। हाँ हाँ, देखो देखो कितनी डींगे मार रहा था, इसका तो हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं। रामू बहुत घमंडी होने के साथ साथ नकलची भी था। एक दिन उसी गांव में रहने वाले मंगरू ने अपने पिता द्वारा बनाई गई बांस की साइकिल रामू को दिखाई। रामू उसको देखकर बहुत गुस्से में हो गया और उसने जिद कर ली कि वो भी बांस की साइकिल बनाएगा और वो अपने पिताजी के आगे जिद करके रोने लगता है। पिताजी, मुझे भी बांस चाहिए, मैं भी बांस की साइकिल बनाऊंगा। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बांस की साइकिल नहीं बनती। अरे बेटा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? बांस की भी कभी कोई साइकिल हुई है क्या? जब देखो कोई ना कोई बात के पीछे तो जिद करता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं माना। रामू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए। रामू ने 2 दिनों में ही अपने नौकरों की सहायता से एक बांस की एक साइकिल बना ली और उसे लेकर गांव के मैदान में खेलने के लिए आ गया, जो कि थी तो एक आम साइकिल, लेकिन उसमें उसने 1-2 चीजें बांस की लगा रखी थी। तभी वहां पर मंगरू भी अपनी जुगाड़ की हुई बांस की साइकिल लेकर आया। उसे देखकर रामू ने कहा, अरे ओ मंगरू, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी बांस की साइकिल पर। ये देख, मैंने भी बांस की साइकिल बनाई है, आजा, दम है तो रेस लगाते हैं। रामू, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है, छोड़ो ना, रेस वेस क्या लगानी है, हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चों ने रामू को बहुत समझाया कि तुम्हारी बांस की साइकिल चलेगी नहीं। अरे रामू, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये बांस की साइकिल कामयाब होने वाली नहीं। लेकिन वो नहीं माना और पहाड़ी के ढलान पर वो लोग रेस लगाने लगे। रामू की साइकिल ढलान पर थोड़ी देर तो चली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी साइकिल का एक पुर्जा अलग होने लगा। उसका टायर, फ्रेम सब टूटकर बिखर गया और रामू के हाथ में रह गया तो सिर्फ साइकिल का टूटा हुआ हैंडल, जिसके साथ वो ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। और सभी बच्चे रामू की हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, जिद का अंजाम देख लिया। हाथ में आ गए सारे बांस। लो भाई लो, देखो क्या हो गया अंजाम, देख लो। देखो देखो क्या हालत हो गई है, एक बांस निकलकर बाहर आ गया है, साइकिल तो ये बची ही नहीं। रामू का घमंड टूट गया, रामू का घमंड टूट गया। रामकिशन शहर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो वहाँ पर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। रामकिशन के गांव में पुरखों की जमीन भी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहा करता था। लेकिन एक दिन जिस फैक्ट्री में रामकिशन काम कर रहा था, वो फैक्ट्री बंद कर दी गई। रामकिशन की नौकरी चली गई। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? हम गांव चले चलते हैं, वहाँ पर पुरखों की जो जमीन है यूं ही पड़ी है, जाकर उस पे कुछ खेती बाड़ी करते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम खेती कर पाएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम किसान की औलाद हैं, हमारे नस नस में खेती बसी है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे और सब करने लगेंगे। रामकिशन अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपने उजाड़ पड़े घर की साफ सफाई कर उसमें रहने लगता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आते हैं।
काका राम राम। अरे राम 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 किशन, कैसे हो बेटा? बड़ा अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। भैया अपनी पुरखों की जमीन जायदाद संभाल लो। हाँ काका, सोच तो यही रहा हूँ कि अब गांव में ही रहूँ, लेकिन काका खेती के लिए पानी तो चाहिए होगा ना? अरे बेटा तुमने देखा नहीं, तुम्हारी जमीन के उस कोने पर एक हैंडपंप है। हाँ काका, मैं देखता हूँ जरा जाकर उसको। वो बांस का हैंडपंप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी बांस का हैंडपंप देखा ही नहीं था। हैंडपंप की साफ सफाई करने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाकर उसके साथ उस हैंडपंप की पूजा करता है। पूजा खत्म होने के बाद रामकिशन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, सबसे पहले हैंडपंप तुम चलाओ, शायद तुम्हारे हाथ लगने से हैंडपंप से पानी निकल आए। ठीक है, तुम कहते हो तो पहले मैं ही चला देती हूँ। राधा जैसे ही हैंडपंप चलाती है, थोड़ी देर हैंडपंप चलने के बाद उसमें से चमकती हुई चीजें बाहर निकलने लगती है। रामकिशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि हैंडपंप में से पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है, हैंडपंप में से तो पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है तुम्हारे पुरखों ने सारा खजाना यहीं दबा रखा था। देखो कैसे सिक्के निकल रहे हैं। हाँ राधा, लगता तो ऐसा ही है। लाओ मैं हैंडपंप चलाता हूँ। और काफी देर चलाने के बाद उसमें से सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ हीरे मोती और जवाहरात भी निकलते हैं। सोना चांदी निकलने के बाद हैंडपंप में से पानी भी निकलता है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं। मैं आप पुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब गांव में ही रहूँगा और आपकी पुरानी शान और शौकत को फिर से कायम करूँगा। और इस तरह जमीन के कोने में खड़ा हुआ बांस का हैंडपंप रामकिशन के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ, जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। बांस का हेलीकॉप्टर। एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चंदू के पिता का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में बांस सप्लाई किया करते थे। चंदू के पिता चाहते थे कि चंदू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ना कि उनकी तरह बांस का कारोबार करे। इसीलिए उन्होंने चंदू को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन चंदू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो तो बस बांस के नए नए तरह के खिलौने बनाता रहता था। चंदू के पिता उससे बहुत नाराज रहते थे। चंदू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत लगाई। इस बार भी तुम्हारे क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। क्या पापा, अब जब देखो मुझे पढ़ाई के लिए डांटते ही रहते हो। पढ़ लिख कर क्या होगा, देख लेना, एक दिन मैं बांस की ऐसी चीज बनाऊंगा कि सब लोग मुझ पर नाज करेंगे। ये सुनकर चंदू की माँ उसे बचाते हुए कहती है, अजी तुम तो बेकार में ही मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा डांटते रहते हो। ये ठीक ही तो कह रहा है, आगे चलकर इसे आपका बांस का कारोबार भी तो देखना है। समय के साथ साथ चंदू बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं जाता। वो बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगता है, जैसे बांस की कार, बांस के फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि। एक दिन काफी बारिश होने के कारण गांव से शहर जाने वाला पुल टूट जाता है, जिस वजह से चंदू के पापा शहर बांस नहीं ले जा पाते और उनका काफी नुकसान हो जाता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पुल ना जाने कब बनेगा। आप फिक्र क्यों करते हो जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा ही रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा, इसका न जाने क्या होगा। ये सुनकर चंदू कहता है, पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चंदू अपने माँ बाप को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है। वहाँ उसके माता पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक बांस का बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर बनाया था। चंदू अपने पापा से कहता है, पिताजी, आप सारे बांस इस हेलीकॉप्टर में लाद कर शहर ले जाकर बेच सकते हैं। चंदू के पिता हैरान होकर कहते हैं, बेटा, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए इंजन भी तो चाहिए। पिताजी, कई साल पहले गांव में नदी के किनारे जो एक हेलीकॉप्टर गिरा था ना, मैंने उसका इंजन उठाकर इसमें लगाया है। देखो, ये स्टार्ट भी होता है।
और चंदू उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे स्टार्ट करके दिखाता है। उसने उस हेलीकॉप्टर में काफी सारे बांस पहले से ही लाद रखे थे। शहर ले जाने के लिए चंदू जैसे ही हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके उड़ाता है तो हेलीकॉप्टर पहाड़ी से उड़ता हुआ थोड़ी देर में सीधा नदी के किनारे रेत में जा गिरता है। फिर गांव के सभी लोग चंदू को उस हेलीकॉप्टर में से निकाल कर बचाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और इस तरह चंदू का बांस का हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना सपना ही रह जाता है और वो लोगों की हंसी का पात्र बन जाता है। वो कसम खाता है कि वो कभी बांस की कोई चीज नहीं बनाएगा।